नमस्कार साथियों, आज की बात डॉक्टर आलोक यादव के साथ आपका स्वागत है। साथियों, अक्सर डिबेट का ये मुद्दा होता है कि अशिक्षित निरक्षर लोगों ने देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, देश के साथ सही फैसले नहीं ले पाए हैं। हम उन्हें दिन रात कोसते भी रहते हैं और नई चर्चा और चर्चा में लिप्त हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमारे राष्ट्र में कुछ ऐसे भी चुनाव होते हैं जिसमें शिक्षित व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है और शिक्षित मतदाता ही वोट डाल सकता है। जी हाँ, मैं हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में 11 सीटों पर होने जा रहे विधान परिषद के चुनाव की चर्चा कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने बड़ी अच्छी सोच के साथ संघीय ढांचे को अपनाया, जिसमें 2 सदनों की बात रखी गई। केंद्र में अगर हम देखें तो लोकसभा और राज्यसभा, और अगर प्रदेशों में हम देखें तो विधानसभा और विधान परिषद का। हालांकि पूरे देश में 6 ही राज्य ऐसे हैं जहां पर उनकी अपनी विधानसभाएं हैं और उनका निर्माण जो है विधानसभा के 1/3 ही विधान परिषद में मेंबर हो सकते हैं। कहां कितने किस राज्य में मेंबर हैं, इनका विवरण देखने के लिए आप देखें कि आंध्र प्रदेश में 58, बिहार में 58, कर्नाटक में 75, महाराष्ट्र में 78 और तेलंगाना में 40 और उत्तर प्रदेश में 100 विधान परिषद की सीटें हैं। अब हम ये देखें कि इन 100 सीटों का विवरण उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से किया गया है, कहां से किसको विधान परिषद का सदस्य चयनित होगा। हम देखें उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के द्वारा 10 सदस्यों को नामित किया जाता है। ये वे सदस्य होते हैं जिन्हें राज्यपाल चिकित्सा के, समाज कार्य के, कला के क्षेत्र में बेहतरीन पाता है। 38 सदस्य विधानसभा सदस्यों के द्वारा नामित होते हैं। 36 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं। 8 सदस्य शिक्षकों के द्वारा चुने जाते हैं और 8 सदस्य स्नातकों के द्वारा चुने जाते हैं। अर्थात संविधान निर्माताओं की सोच देखिए, उन्होंने यह एक सोच रखी कि बहुत सारे ऐसे काम करने वाले समाज में लोग हैं जिन्हें राष्ट्र के निर्माण में बड़ी जरूरत होती है, परंतु वे जनता के द्वारा चयनित होकर नहीं आ सकते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व सदन में रहे, उनकी समस्याएं सदन से निराकरण होती रहे, इसलिए उन्होंने स्नातकों के लिए और शिक्षकों के प्रतिनिधियों के लिए उन्होंने विधान परिषद में जगह रखी। अब हम ये देखते हैं कि हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में चुनाव किन किन सीटों पर क्या विवरण है। उत्तर प्रदेश में रिक्त सीटों का विवरण देखें तो अभी 6 सीटों पर शिक्षक निर्वाचन का चुनाव होना है और 5 सीटों पर स्नातक निर्वाचन होना है। मतदान 1 दिसंबर को है और परिणाम 3 दिसंबर को है। इन सबके बीच विधान परिषद के चुनाव को वर्तमान में लोग बड़ा हंसी और मजाक में और सत्ता का केंद्रीकृत करके देखने लगे हैं। लोग ये भी मानने लगे हैं कि जिस राजनीतिक दल की सरकारें होती हैं, अक्सर उन्हीं के प्रतिनिधि विधानसभा में चयनित होकर पहुंचते हैं। दूसरा कुछ एक ये सोच और उत्पन्न हो गई है कि किसी ने ज्यादा मेहनत करके ज्यादा वोटर बना लिए स्नातकों को या शिक्षकों के, तो उसका जीत जाना लगभग तय होगा। इन सभी मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम अपने प्रमुख मुद्दा को आपके सामने रखते हैं। नंबर 1, सेवानिवृत्त होने के बाद भी शिक्षक प्रतिनिधि क्यों चुने जाते हैं। स्नातक प्रतिनिधियों में राजनीतिक दलों की बड़ पैठ रही है, इसका क्या कारण है। तीसरा, मैनिफेस्टो का निर्माण नहीं। और चौथा, अटेवा की अग्नि परीक्षा। हम देखें कि आप देखेंगे कि शिक्षकों के प्रतिनिधियों में ज़्यादातर सेवानिवृत्त लोग खड़े होते हैं और बहुत अच्छे मतों से विजयी होकर भी जाते हैं। मेरा एक मूल प्रश्न यहाँ पे खड़ा होता है कि सेवानिवृत्त हो चुके लोगों को आप कितना परेशान करेंगे। क्या शिक्षकों का प्रतिनिधि कोई सेवा में रहते हुए कोई व्यक्ति क्या नहीं बन सकता है? और नहीं बन सकता है तो इस देश को युवा किस हिसाब से कहा जा रहा है। क्या विधान परिषद चुनाव में शिक्षकों के प्रतिनिधियों के रूप में लीक पीटने का एक समय चल रहा है। दूसरा, हम देखें स्नातक मतदाता में ज़्यादातर राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें चिन्ह मिलता है, वो जीत कर चले जाते हैं।
आखिरकार जब वो जीत के चले जाएंगे राजनीतिक दलों के लोग, तो वो स्नातकों की समस्या ना उठा के राजनीतिक दलों की समस्याओं को ज्यादा गौर करेंगे। क्या ये सोच हमारे संविधान निर्माताओं की रही होगी कि निरक्षर तो निरक्षर लोग, शिक्षित लोग भी अपने सही जनप्रतिनिधि का चुनाव नहीं कर पाएंगे? ये मूल मुद्दा जो आपको सोचना चाहिए। तीसरा, विधान परिषद में कोई मैनिफेस्टो ही लेके नहीं आता है, घोषणा पत्र, कि हम शिक्षकों के लिए ये करेंगे, हम स्नातकों की बेरोजगारी को, गरीबी को, असहायता को हम इस प्रकार से बढ़ाएंगे। बस राजनीतिक दल के या ठेकेदारों की संख्या बढ़ा के ठेकेदारों के पास बैठ के चुनाव जीत लेंगे। और इन सबके बीच में बड़ी रोचकता फैला दी है अटेवा ने। अटेवा ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक आंदोलनकारी युवाओं का एक संगठन है। जब वो आवाज उठाते उठाते थक गए, कोई आवाज सुनने वाला नहीं हुआ, तो वो स्वयं अपने प्रतिनिधियों के साथ विधान परिषद के चुनाव में खड़े हो गए हैं। ये देखने के लिए बड़ा रोचक होगा कि कितने लोग ओल्ड पेंशन स्कीम और अटेवा का समर्थन करते हैं और अटेवा किनका किनका गणित बिगाड़ देता है। साथ ही मुझे उस युवा की कभी सोच समझ में नहीं आई जो राजनीतिक दलों के भरोसे हर समय अपने वोट का हस्तांतरण कर देता है, अपने सही जनप्रतिनिधि का चुनाव भी नहीं कर पाता है। ऐसे युवा से भविष्य की, राष्ट्र की संकल्पना की सोच क्या रखी जाए? आप देखेंगे कि जो सत्ता दल होता है वो अपने कार्यकर्ताओं को लगाकर गांव-गांव में स्नातकों के या शिक्षकों के मतदान को बड़े रूप में बना लेता है और उन्हें संसाधन के साथ वोट डलवा भी लेता है और चुनाव को अच्छे वोटों से जीत भी जाता है। लेकिन वे चुने हुए प्रतिनिधि राजनीतिक दल के प्रति निष्ठावान हो जाते हैं, आपके प्रति नहीं, क्योंकि आपने उन्हें उनके सोच के आधार पर नहीं चुना है, राजनीतिक दल के चिन्ह के आधार पर चुना है। ऐसे ही विधान परिषद पे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। कर्नाटक में 2007 में चुनाव में 7 लाख स्नातक मतदाता थे, जिसमें से 63,000 मात्र स्नातक मतदाता वोट बने और 21,270 वोट पड़े 63,000 में और 11,423 वोट जिस व्यक्ति को मिला वो एमएलसी बन गया। एमएलसी को सारे वही अधिकार हैं जो विधानसभा में चयनित होकर विधायक होते हैं, सारे सब कुछ वही पावर है, अपनी आवाज़ उठाने का, निधि का, काम करने का, प्रोटोकॉल का। फिर हम जागरूक होके इस चुनाव को क्यों नहीं लेते हैं? क्यों नहीं हम बड़ी संख्या में मतदाता बनते हैं और बड़ी संख्या में एक राष्ट्र की सकारात्मक सोच के साथ धर्म, जाति, दलीय निष्ठा को छोड़कर अच्छे जनप्रतिनिधि का चुनाव क्यों नहीं करते हैं? अगर इस समय भी आप अच्छे जनप्रतिनिधि का चुनाव नहीं कर पाए तो आपको ये डिबेट करने की कोई आवश्यकता नहीं कि इस राष्ट्र को निरक्षरों ने, अनपढ़ों ने बर्बाद कर दिया है। हमें उन्हें कोसने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसी जीवंत सोच के साथ मैं आपके सामने आता रहूँगा। आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।